लेक्चर नंबर 9। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 9 है हमारा सिंप्लेक्स मेथड का। ये हमारा तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। ठीक, तो आज जो हम लोग एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो हमारा है मिनिमाइजेशन टाइप का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन पढ़िए। और बेटा सभी लोग जो है एक कॉपी पेन लेके बैठो, मैंने पहले भी कह रखा है आप लोगों को कॉपी पेन लेके साथ में सॉल्व करना है क्वेश्चन। राइट, आई थिंक सब लोगों के पास कॉपी पेन है। क्यों भाई? यस यस सर। सर। वेरी सर गुड। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी मैं शो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब कर रहा हूँ शो। ठीक है, एक मिनट बस कर रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन क्लास में, ये चीज़ भूल ही जाते हैं भाई। आप विजुअल है स्क्रीन? यस ओके, यस सर। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। प्रॉब्लम हमारी है मिनिमाइजेशन टाइप की। ठीक है, तो आज जैसे आप लोग देखो फंक्शन में क्लियरली मेंशन है मिनिमाइज z इज इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस 3x3। ठीक, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो कंस्ट्रेंट हमारे हैं वो है 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस देन 7, 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू -12, माइनस 4x1, 3x2 प्लस 8x3 लेस देन 10। और ये हमारी है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, x1, x2, x3 ऑल आर नॉन जीरो वैल्यूज। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा टू कन्वर्ट दिस एलपीपी इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मैं चाहता हूँ सभी बच्चे एक बार इसको फटाफट 2 मिनट के अंदर कन्वर्ट करके दिखाएं मुझे इनटू एलपीपी फॉर्म में, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में। मुझे व्हाट्सअप कर देते हो जैसे खींच के जो बना देता है। ठीक है भाई, करिए बेटा इसको आप लोग। सब बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया? सौम्य, शिवा, शिवांश, शुभम, तनुज, विनेश, सर विनीत, कर रहे हैं नोट। करिए नोट सर एक करिए। बार करिए क्योंकि क्वेश्चन आप लोग साथ में करोगे तो बेनिफिट है। ठीक है, ऐसे मैं पढ़ता रहूंगा कराता रहूंगा तो उतना मजा नहीं आएगा। शायद 19 सितंबर में आप लोगों की क्लास ओपन हो जाए, आप लोगों की शायद, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, सर करा दो ओपन। नहीं होने की उम्मीद है, सितंबर में शायद हो जाएंगी। क्योंकि आपका जो पासवर्ड बैच है उसका एग्जाम भी अभी है सितंबर में, उसके बाद शायद ओपन हो जाए। तुमने क्वेश्चन नोट कर लिए? क्वेश्चन नोट करने के बाद पहला स्टेप है टू कन्वर्ट दिस इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, तो फटाफट लिख के मुझे व्हाट्सअप करो जिसका हो जाए। सर कर दिया मैंने। व्हाट्सअप किया? आ गया व्हाट्सअप आपका। और गलत है बेटा ये, बताऊंगा अभी गलत क्यों है। और किसी का हुआ? शिवांश सुनिए रिकॉर्ड मैं करो इसमें हाँ सर, ये मैं बोलो। क्लिक कर रहा था सर। कौन बोल रहा है बेटा? तनुज, हाँ बोलो। मेथड कब कल कराया था सर आपने? मेथड कब कराया था? तो सर सिंपली
ये बेटा थर्ड लेक्चर है सिंप्लेक्स का। आप लास्ट 2 क्लास में नहीं थे क्या? नो सर। फिर कोई बात नहीं, फिर आप वेट करो, मैं अभी अभी कराऊंगा, तब देखना, सब तब समझ में आएगा आपको, ठीक है ना? ओके। बाकी लोग जो क्लास में थे वो लोग भेजो एक बार बेटा। इसमें बहुत छोटी सी मिस्टेक कर रखी है शिवांश आपने, रिकॉल करो, मैंने बता रखा है आपको इसमें। शिवांश का आ गया है, शिवा मेरा सैनी का आ गया, शिवा सैनी का सही है, गुड, ठीक है शिवा आपका। ओके सर। सर आ गया समझ में। बस चुपचाप मुझे दोबारा भेज दो, बोलना मत, अगर समझ में आ गया गलती तो, क्योंकि यही गलती एग्जाम में भी करोगे आप 90%। फटाफट क्वेश्चन देखा, बहुत सिंपल क्वेश्चन देखा, अरे वाह, तुरंत कन्वर्ट किया और भेज दिया, कर दिया सॉल्व। जबकि एक बहुत बेसिक सी गलती है, वो हमेशा आपको चेक करनी है। जो बता दे रहा हूँ मैं, हमेशा मैंने आपको कहा है कि जब भी आपको यहाँ RHS में कोई वैल्यू निगेटिव दिख रही है, उसको आपको कन्वर्ट करना है पहले इनटू पॉजिटिव वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। देखिए इसमें लोग जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, अभी क्या है हमारे पास 2x1 + 4x2 > -12। जैसे ही उसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -2x1 -4x2 <12। ठीक है, तो हमारी जो कंस्ट्रेंट ये बन गई हमारी, अब बन गई है लेस देन टाइप की। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। बस भाई, शिवांश क्या गलती थी? यस सर। ठीक है, अभी आपके क्लासरूम पे क्विज आएगा गूगल फॉर्म में, ये क्वेश्चन आएगा, बस कुछ टिक करके आपको सबमिट कर देना है, जितने बच्चे क्लास में हैं। ये देखो क्विज, आपका जो क्विज नंबर 1 है, ये हो गया है क्विज नंबर 1। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस पढ़ के टिक करके आपको देना है। फटाफट दो 1 मिनट के अंदर, फिर आगे बढ़ते हैं। और जो लोग क्लास में अभी बिल्कुल नए आए हैं, जिन्होंने पिछले 2 लेक्चर बिल्कुल भी नहीं देखे हैं, वो लोग देख लो, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बच्चे बिल्कुल नए, वो ध्यान सुने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा स्टेप 1 है, वो स्टेप 1 ये होता है कि इस LPP को हमें कन्वर्ट करना है इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस फॉर्म में फंक्शन हमारा मिनिमाइज हो, मैक्सिमाइज हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं ये सारे होने चाहिए इक्वल फॉर्म में। ठीक है, अब इक्वल फॉर्म में करने के लिए क्या है, सीधी सी बात है, आप देखो जो पहला कंस्ट्रेंट है, इसका ये वाला पार्ट, जो लेफ्ट वाला पार्ट है, आर्च वाले पार्ट से कुछ कम है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम उसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई। तो हम लोगों ने क्या करा, इसमें एक वेरिएबल ऐड कर दिया S1। देखो यहाँ पे ऐसे, ये हम लोगों ने एक वेरिएबल ऐड किया है, मैं पेन ले लेता हूँ, ये मैंने एक वेरिएबल ऐड किया है, ये हो गया हमारा S1। इसको जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे हमारा साइन आ गया इक्वल टू का। ठीक, अब जो दूसरा कंस्ट्रेंट था वो क्या था हमारा, 2x1 4x2 > -12। तो इसको पहले मैंने कन्वर्ट किया पॉजिटिव वैल्यू में, उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे उसको -1 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, दोनों तरफ। तो जैसे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया -2x1 -4x2, और जो हमारा ग्रेटर देन का सिंबल था वो कन्वर्ट हो गया इनटू लेस देन में, और यहाँ पे हो गया हमारा +12। अब चूंकि ये फिर से लेस देन का हो गया तो उसे मैंने फिर एक वेरिएबल ऐड कर दिया S2। यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट S2। ठीक है, और S2 = 12। सिमिलरली यही सेम काम मैंने थर्ड कंस्ट्रेंट के लिए भी किया है।
थर्ड हमारा कंस्टेंट क्या है, -4x1 3x2 8x3 लेस देन इक्वल टू 10। तो इसमें सिंपल मैंने क्या करा है, इसको ऐड किया है, राइट। तो जैसे मैंने इसको ऐड किया तो क्या पे लिखना पड़ेगा मुझे, -4x1 3x2 8x3 प्लस s3 इज इक्वल टू 10। अब जो भी मैंने ये वेरिएबल्स ऐड किए हैं, ये जितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको s1 s2 और ये s3, ये सिर्फ कंस्ट्रेंट को इनइक्वालिटी से इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ही ऐड किए हैं। इनका क्वेश्चन में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है। अगर ये इनकी सोल्यूशन में कोई वैल्यू आ भी जाती है तो वो हम लोग सोल्यूशन में कभी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए आप देखो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहां पे इनके आगे एक जीरो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब देखो हमारा फंक्शन क्या था स्टार्टिंग में, फंक्शन हमारा था मिनिमाइज z x1 माइनस 3x2 प्लस 3x3। अब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा वो हमारा इस तरह से आएगा, x1 माइनस 3x2 3x3 प्लस 0s1 0s2 0s3। इस जीरो का पर्पज यही है कि इन s1 s2 s3 का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है भाई। अब जो भी हमने ये वेरिएबल्स ऐड किए हैं, ये वेरिएबल्स भी हमारे नॉन जीरो हैं, यानी कि s1 s2 s3 शुड ऑल्सो बी नॉन जीरो, यानी कि ये भी हमारे जीरो से बड़े होंगे हमेशा। तो इस तरह से देखो आप, हमारे पास अब 1 2 3 और 3 हमारी स्लैक वेरिएबल, टोटल वी हैव 6 वेरिएबल्स एंड 3 कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब मैं बिल्कुल बच्चों वाली बात पूछूंगा, जो लोग नए क्लास में हैं वो बताएं मुझे। हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन है और हमारे पास 6 वेरिएबल हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जो बच्चे क्लास में नए हैं सिर्फ वो बोले हैं, बाकी बच्चे चुप हैं। बताओ भाई। विनेश और तनुज, यस सर। बताओ भाई कैसे करेंगे इसको सॉल्व। हमारे पास 3 इक्वेशन है और 6 वेरिएबल हैं। 3 इक्वेशन है, सर दो को जीरो मान लेंगे सर। एग्जैक्टली हम लोग किन्हीं भी 3 को जीरो मान लेंगे, 2 को नहीं 3 को जीरो मानेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये x1 है x2 है x3 है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इनको हमें जीरो मानना पड़ेगा। ये तो हमने अपनी तरफ से ऐड किए हैं ना, इनकी वैल्यू पता ही नहीं अभी हमें, तो इनको हम लोग छोड़ के जो हमारे x1 x2 x3 हैं इनको हम लोग जीरो मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, जो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो कब होगी, जो हमारा ये x1 x2 x3 तीनों जीरो हो जाएंगे, राइट। तो उस केस में हम लोग, पहला जो केस हमारा होता है, जो फर्स्ट सोल्यूशन आता है, उसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारा x1 x2 x3 तीनों जीरो मान लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या आ रही है। अब पहला कंस्टेंट देखिए आप लोग, इसमें अगर हम लोग x1 x2 x3 को जीरो पुट कर दें तो हमारा s1 क्या आ जाएगा, s1 इक्वल टू 7 आ जाएगा। अनुज और विनेश बना रहा है। ऐसे ही जो हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट है वहां पे हम लोग पुट करेंगे x1 x2 x3 को जीरो, तो हमारा क्या आ जाएगा, s2 इक्वल टू 12 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे हमारा s3 आ जाएगा 10, यस सर। ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट सोल्यूशन आया, यानी कि s1 इज, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसे बता रहा हूँ, s1 7 s2 12 और s3 10 और x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 0, ये हमने माना था। तो ये जो हमारा सोल्यूशन आया है पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक सोल्यूशन। इस पूरे को नहीं बोलते हैं, बताऊंगा अभी। 2 चीजें आएंगी, बेसिक और नॉन बेसिक, ठीक है, नॉन बेसिक। अब इसमें बेसिक वेरिएबल्स वो हैं जिनकी हमने वैल्यू निकाली है, यानी कि जो हमारे s1 है s2 है s3 हैं, इनको बोलेंगे हम लोग बेसिक वेरिएबल, ठीक है। और जो हमारे वेरिएबल्स इसमें हम लोगों ने जीरो मान लिए हैं उसे मान लेंगे हम लोग नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ये बात समझ आ रही है, यानी बेसिक हमारे ये हो गए और नॉन बेसिक हमारे ये हो गए। ये बात अभी दिमाग में बहुत अच्छे से सेट कर लो कि बेसिक क्या है और नॉन बेसिक क्या है। आई थिंक सबको क्लियर होगा, ये कोई डाउट नहीं होगा, है ना। क्लियर होगा। अब जो वेरी गुड,
अब जो हमारी ये वैल्यूज आई है इसी को हम लोग बोल देंगे बेसिक सोल्यूशन। ये जो हमारी वैल्यू आई है इसी को बोल देंगे हम लोग, ये हो गया हमारा बेसिक सोल्यूशन। अब जो हमारे कंस्ट्रेंट हैं वो क्या बोल रहे थे कि ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अब आप चेक करो हमारी जितनी भी वैल्यूज आई हैं S1 की, S2 की, S3 की, सारी वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो वैल्यू निगेटिव नहीं आई है ना। तो इसको हम लोग बोल देंगे बेसिक, ये हमारा फीजिबल भी हो गया, यानी कि फीजिबल भी सोल्यूशन हमारा कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ये बन जाएगा हमारा बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। क्या आया? S1 7, S2 12, S3 10। अब मैं जो टर्म बोल रहा हूं बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए कि मैं इसका मतलब क्या है, बेसिक सोल्यूशन क्या है और बेसिक फीजिबल सोल्यूशन क्या है। तो क्लियर है बेटा? यस सर, बताओ। है ना। तो अब ये हमारा पहला स्टेप हो गया सोल्यूशन निकालने का। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है, अगला स्टेप क्या है हमारा, हम लोगों को एक सिंपलेक्स टेबल ड्रॉ करनी होती है। इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगला स्टेप जो है हमारा स्टेप 2, वो है हमारा एक सिंपलेक्स टेबल हमें ड्रॉ करनी है। अब ये जो हमारा सोल्यूशन आया था पहला वाला, ये सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है। अब इस सोल्यूशन को हमें यहाँ पे इस टेबल में रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे ये S1, S2, S3 हैं, ये हमारे क्या थे, दीज वर द बेसिक वेरिएबल्स। तो जो बच्चे क्लास में नए हैं वो देख लें, फिर से बता रहा हूँ मैं वो टेबल को। तो जो ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम लोग, दिस इज अवर बेसिस। तो जो हमारे बेसिक वेरिएबल है वो हमारे आते हैं बेसिस में। वेरिएबल कौन कौन से हमारे हैं? 3 वेरिएबल हैं, S1, S2 और S3। ठीक है, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, S1, S2, S3। इनको बोलेंगे हम लोग बेसिक वेरिएबल। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें देखो कोफिशिएंट क्या है, 0, 0 और यहाँ पे 0। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ बेसिस बेसिस वेरिएबल 0, 0, 0। ठीक है। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ से भी दे सकते हैं, इसके ऊपर जो लिखी है वैल्यू CJ। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वेरिएबल, यानी कि जो हमारा कोफिशिएंट, हमारा जो वेरिएबल्स हमारे आ रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उनके कोफिशिएंट क्या है। अब ध्यान से देखो हमारा जो फंक्शन हमारा है वो ये बन चुका है अब। सर कहाँ गए भाई? भाई
कोई नेटवर्क इशू हो गया सर। ओके। सर के यहाँ पे लाइट चली गई है, वेट कर लो, अभी आ रहे हैं। क्या हाल है जी? हेलो, बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? नो सर। ओके, आप लोग तब तक क्विज सबमिट कर दो। क्विज आपके पास आ गया होगा, क्विज नंबर 2। ठीक है, आप लोग वो स्टार्ट करिए तब तक।
बड़ा स्क्रीन दिख रही है मेरी अब? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास फटाफट मैं कोई डिवाइस कर दूं। ये हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। पहला तो हमारा मैक्सिमम फंक्शन हो तो हमारा सीजे हमारा जेड होना चाहिए ऑलवेज लेस देन, जो बच्चे नए हो देखने के बाद। और जो फंक्शन हमारा मिनिमाइज हो उसमें हम लोग देखते हैं सीजे हमारा जेड शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये दो कंडीशन को चेक करते हैं ऑप्टिमिलिटी की, जो लोग सिंपलेक्स अभी सॉल्व करने वाले हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, ये कल किया था पार्ट 2, आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है। तो आप सभी लोगों ने जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, आपको IBFS मिल चुका है इसका। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमारा सोल्यूशन आया है IBFS उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू द सिंपलेक्स टेबल, राइट। अब जिन बच्चों को मैंने पहले बता रखा है वो लोग फटाफट अपनी सिंपलेक्स टेबल ड्रॉ कर लीजिए। उसमें बेसिस लिखिए S1 S2 S3, ये 3 वेरिएबल आपके हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ जी, तो ये आपके जो है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेसिस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे, तो हमारे जो बेसिक वेरिएबल थे हमारे S1 S2 S3 थे, तो वो हम लिख दिए यहाँ पर S1 S2 S3। अब जो इनका कोफिशिएंट था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, वो क्या था? फंक्शन देखिए यहाँ पे था हमारा कोफिशिएंट 0 0 0, इसीलिए हम लोगों ने इसके आगे लिख दिया है यहाँ पे 0 0 0। ठीक, उसके बाद जो हमारे कंस्ट्रेंट है, आप कंस्ट्रेंट देखिएगा ध्यान से। हमारा पहला कंस्ट्रेंट क्या है? 3x1 माइनस x2 2x3 s1 इज इक्वल टू 7। अब इसमें x1 का कोफिशिएंट क्या है? 3, x2 का क्या है? -1, x3 क्या है? 2, और s1 का क्या है? 1। वही हम लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट किया है 3 -1 2, और S1 का कोफिशिएंट क्या था हमारा? 1। अब चूंकि यहाँ पे S2 S3 नहीं आ रहा है तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 0, 0। ठीक, उसके बाद जो वैल्यू थी हमारी इज इक्वल टू के आगे RHS में, ये वाला पार्ट, ये हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे इसके B कॉलम में नीचे में। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है 7। अब सिमिलरली जैसे हम लोगों ने फर्स्ट कंस्ट्रेंट को यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ऐसे हम लोग सेकंड कंस्ट्रेंट को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है? -2x1 -4x2 प्लस s2, यानी कि हमारे पास x3 यहाँ पे नहीं है और हमारा s1 भी इसमें नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? -2 -4 0, x3 यहाँ पे नहीं है, s1 यहाँ पे नहीं है, s2 है, तुमने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद जो इक्वल टू आई क्या लिखा हुआ है? 12, तुमने वहाँ पे 12 लिख दिया। मैच कर लीजिए, -2 -4, x3 नहीं है, s1 नहीं है, सिर्फ s2 है, इक्वल टू 12। अब थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में क्या बोल रहा है? -4 + 3 8 प्लस s3, यहाँ पे हमारा s1 s2 दोनों नहीं है, इक्वल टू 10। तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -4 3 8 0 0, और s3 कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा? 1, इक्वल टू 10, जो कि हमारा 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये हमारी एक सिंपलेक्स टेबल पूरी हम लोगों ने कॉपी कर ली। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को देखना है जो कि हमारा पार्ट मैंने अभी आपको सिर्फ यहां तक बताया है। ठीक, अभी आपको इतना काम करना ही करना है आपको हर बार, सिर्फ ये इतनी टेबल आपको बनानी है। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है, वी हैव टू फाइंड आउट ZJ। ZJ क्या होता है कि जो हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ बेसिस एलिमेंट्स यानी कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ बेसिस वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल है, उनका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट्स से। जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसके एलिमेंट्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इनका विद दिस कोफिशिएंट। तो हम लोग क्या करेंगे? 0 × 3 प्लस 0 × -2 प्लस 0 × -4, क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली जो हमारा अगला कॉलम है 0 × -1 प्लस 0 × -4 प्लस 0 × 3, तो क्या हो जाएगा? 0। 0 × 2 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 8, क्या हो जाएगा? 0। 0 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0, क्या हो जाएगा? 0।
आप देखो कि सिमिलरली फर्स्ट इटरेशन में हमेशा आपका ये 0 ही आता है, तो उसको आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपने ZJ निकाल लिया, इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है CJ माइनस ZJ निकालना। ठीक है, अब CJ क्या है, CJ हमारा ध्यान से देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो वैल्यूज हमारी होती है इन्हें बोलते हैं हम लोग CJ बोलते हैं। ठीक, अब इसका हमें डिफरेंस निकालना है CJ माइनस ZJ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 3 माइनस 0 3 0 माइनस 0 0 माइनस 0 और 0 माइनस 0। तो अब देखो हमारे पास CJ माइनस ZJ आ चुका है। अब मैंने जो अभी आपको एक स्लाइड दिखाई थी उसमें दो कंडीशन लिखी हुई थी, फॉर मैक्सिमाइजेशन एंड फॉर मिनिमाइजेशन, कंडीशन फॉर ऑप्टिमलिटी। ठीक है भाई, अब जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं वो मुझे देख के बताएं क्या हमारी ऑप्टिमलिटी कंडीशन फुलफिल हो रही है इस केस में। हाँ भाई, तनुज और विनेश। सर क्या पूछा है आपने? अरे वाह, क्या पूछा, वेरी गुड। सर ये क्वेश्चन ऑप्टिमल कंडीशन। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्या पूछा है, मतलब इसका तो क्लास में हो ही नहीं आता। नहीं सर, क्लास में तो आपने कुछ ऑप्टिमल कंडीशन पूछा था। हाँ, अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी दोबारा से तो मैंने आपको दो कंडीशन दिखाई थी। ठीक है, वो कंडीशन क्या थी कि आपकी ऑप्टिमलिटी कंडीशन आती है, हम लोग चेक करते हैं CJ माइनस ZJ से। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा किस टाइप का है, मिनिमाइजेशन टाइप का है। तो मिनिमाइजेशन वाले केस में हमारी CJ माइनस ZJ की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं याद होगा, चलो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये चीज कहीं एक कॉपी पे बड़े से बॉक्स में बना के लिख लो इसको, क्योंकि ये हमेशा अभी आने वाला हर क्वेश्चन में आपको यही देखना है। हर स्टेप के बाद आपको ये चेक करना है कि फंक्शन अगर हमारा मैक्सिमाइज टाइप का है तो होना चाहिए CJ माइनस ZJ शुड बी सारे एलिमेंट्स में, सारे या तो 0 हो या फिर नेगेटिव हो। मिनिमाइज में क्या होना चाहिए, सारे या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। बात में आ गई? ठीक है, यही हमें चेक करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारा ये था। हाँ, तो अब मुझे बताओ, अब इसमें हमारा क्या है, हमारे पास एक निगेटिव वैल्यू आ रही है। फंक्शन हमारा किस तरह का है, फंक्शन हमारा है मिनिमाइज टाइप का, राइट। तो इसमें हमारी जो कंडीशन ऑफ एबिलिटी क्या है, जितने भी CJ माइनस ZJ के एलिमेंट्स या तो वो सारे 0 हो या फिर पॉजिटिव हो, कोई भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब चूंकि हमें एक निगेटिव मिल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये बोल देंगे कि सोल्यूशन हमारा ये ऑप्टिमल नहीं है। सोल्यूशन हमारा क्या आ रहा है, सोल्यूशन हमारा आ रहा है 0 आ रहा है यहाँ पे। 0। ठीक है, क्योंकि हम इनकी वैल्यूज पुट करके देखें फंक्शन में, जो हमारी ये वैल्यूज हैं उनको पुट करिए सोल्यूशन में, जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे z इस वाले में, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हमारी आएगी 0 आएगी, यानी कि ये सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमलिटी के लिए हम लोग स्टेप 2 में जाएंगे। तो स्टेप 2 में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी CJ माइनस ZJ में मोस्ट निगेटिव वैल्यू है, अब चूंकि यहाँ पे एक ही है तो हम लोग एक ही चूज करेंगे, अदरवाइज अगर हमारे पास और होती तो हम लोग चूज करते फिर। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास एक ही वैल्यू है तो हमें एक ही वैल्यू चूज करनी है, तो वही हो जाएगा हमारा की एलिमेंट। इसके देखो आगे के लिखा हुआ है, के मतलब की कॉलम। ठीक है, यानी इससे हमें ये मालूम पड़ गया कि जो हमारे ये वाला कॉलम है, दिस कॉलम विल बी कॉल्ड एज की कॉलम, जो हमारा ये वाला कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x2 वेरिएबल है वो हमारा अब बेसिस में आएगा। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है, -3 -2 ये चेक करने का, मोस्ट पॉजिटिव मोस्ट नेगेटिव, सिर्फ पर्पज ये है कि हमारा कौन सा एलिमेंट बेसिस में आने वाला है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा x2 वेरिएबल है वो बेसिस में आने वाला है। बट अब क्वेश्चन ये है कि हमारा S1 S2 S3 इनमें से कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये तो तय हो गया कि हमारा x2 आएगा, क्योंकि हमारा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है, -3 है, वो किसके अंडर में आ रही है, x2 के अंडर में आ रही है। दैट मीन्स कि जो हमारा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है वो हमारी -3 हो गई, यानी कि x2 विल बी अवर एंटरिंग वेरिएबल। बट जो हमारा लीविंग वेरिएबल है वो पता नहीं हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक लास्ट में कॉलम दिया हुआ है थीटा वाला, इस थीटा को बोलते हैं हम लोग मिनिमम रेशियो और रिप्लेसमेंट रेशियो, राइट। अब ये होता क्या है, निकालते कैसे देखिए।
अब जो हमारा ये बी कॉलम के जो हमने लिखे हैं एलिमेंट्स, इनको हम लोग करस्पॉन्डिंगली डिवाइड करेंगे जो हमारे की कॉलम के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज थोड़ी इसमें गलत दे रखी है, वो गलत ये है कि जब भी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट निगेटिव होगा या जीरो होगा, उसको हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे इन्होंने डिवाइड कर रखा है, ये गलत है। यहाँ पे कभी भी हम लोग माइनस से कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा कि जब भी हम लोग मिनिमम रेशियो निकालते हैं तो जो करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट्स हैं दे शुड नॉट बी निगेटिव और जीरो, ठीक है। अब जीरो तो पता ही होगा आपको कि हम लोग 7/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यों भाई? इंडेफिनिट। इसीलिए हम लोग जीरो और माइनस से डिवाइड नहीं करते कभी भी, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग ये थंब रूल है, जब भी डिवाइड करेंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो ये माइनस वाले से हम लोग डिवाइड नहीं करना है, इन्होंने दिखा रखा है ये गलत। तो ये डैश हो गया और ये डैश हो गया। अब तीसरा हमारा क्या बचता है 10/3, तो क्या हो जाएगा 10/3। अब चूंकि ये एक ही है बचा हमारे पास, तो यही हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर बाकी कुछ हमारी वैल्यू होती तो हमें चूज करना होता कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इन तीनों में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब चूंकि हमारा यही सबसे छोटी वैल्यू है तो हमें यही चूज करना पड़ेगा। हमारे पास की कॉलम ऑलरेडी डिफाइंड था, ये था, यानी कि हमारा x2 एंट्रिंग वेरिएबल है। अब जो हमारा मिनिमम रेशियो आया है इसकी हेल्प से मालूम पड़ गया हमें कि जो हमारा लीविंग वेरिएबल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा S3, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग में है। आप देखो ये, ठीक है। तो इससे फायदा ये हुआ हमारा मिनिमम रेशियो से कि जो हमारा लीविंग वेरिएबल है जो हमें बेसिस को छोड़ के जाएगा वो मिल गया हमें, हमारा S3 हो गया लीविंग वेरिएबल, ठीक। अब इसी बीच में देखो कि इस रो और इस कॉलम में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। कॉमन क्या है हमारा, कॉमन है हमारा 3। तो इस 3 को बोलते हैं हम लोग की एलिमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, की एलिमेंट। अब की एलिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हम लोग स्टेप 2 में देखेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है? सर ये FR क्या है इधर? FR भूल जाओ, कुछ नहीं है, ये छोड़ दो, कुछ नहीं है। ये बुक से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसलिए इसमें दे रखा है। अभी जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ो, ठीक है। हाँ बेटा। सर अगर जैसे -3 है और नेक्स्ट वाला भी -3 होता तो फिर कैसे लेते हैं, -2 होता तो? कहाँ पे? नीचे सर, के नीचे, के के ऊपर है जो -3। जैसे ये -1 है, -4 है और यहाँ माइनस होता। नहीं सर, नीचे जो -3 है, CJ -ZJ, हाँ हाँ हाँ। वो नेक्स्ट वैल्यू -2 होती है, उससे अगली वैल्यू है ये। अच्छा, अगर माइनस यहाँ पे 2 होता, आप ये कह रहे हो, हाँ, है ना? कैसे लेंगे फिर? Yes, sir. तो मुझे बताओ इसमें से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, -2 या -3? -3 है सर। -3 है ना, हमेशा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेंगे। इस केस में हम लोग तब भी हम लोग -3 ही लेते। अगर यहाँ पे -4 होता, फर्स्ट करो यहाँ पे -4 होता, तो हम लोग फिर से लेते हैं। ओके सर। हाँ, नेगेटिव में देखते हैं मोस्ट नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव में देखते हैं मोस्ट पॉजिटिव क्या है। जो हमारा, जो मैंने कल केस कराए थे मैक्सिमाइज वाले, उसमें चेक करते हैं कि मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है। अब चूंकि मिनिमाइज का केस था इसलिए चेक करेंगे यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। ओके सर। ठीक है भाई, जो भी डाउट हो तुरंत पूछ लेगा हाथ के हाथ क्लास में ही, तो क्लियर हो जाएगा फिर, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। यस सर। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हम लोगों को मिल गया कि x2 हमारा जो है एंटरिंग वेरिएबल है और हमारा S3 जो है वो है हमारा लीविंग वेरिएबल। हम लोग बढ़ रहे हैं स्टेप 3 की तरफ। अब देखो स्टेप 3 में क्या है, इसमें तो वो जो मैंने आपको चीज बताई वो सब चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि CJ माइनस ZJ कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। तो वो हम लोगों ने सब किया है जो मैंने आपको बता दिया सब कुछ, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो हमारा ये की एलिमेंट है, अब इसको बस ध्यान रखना इस वाले को, ठीक है। सिर्फ इस रो को ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक। अब जो हमारा ये की एलिमेंट था इसको मेरे को 1 बनाना है, ठीक है। जो बच्चे नए आए हैं वो देख लो कि जो हमारे बेसिस वेरिएबल होते हैं वो हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं इनटू द बॉडी मैट्रिक्स। इस पूरे को बोलते हैं हम लोग बॉडी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें हमारा जो बेसिक वेरिएबल होते हैं S1, S2, S3 इसमें है, ये हमारी एक यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो इस यूनिट मैट्रिक्स को बनाने के लिए ही हम लोगों को इसे 1 बनाना होता है, क्योंकि हमारा अब जो x2 है वो यहाँ पे आ चुका है।
ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा 3 है, जो हमारा की एलिमेंट निकल के आया था, उसको मेरे को 1 करना है। तो 1 करने का सिंपल तरीका क्या है, इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया R1। इस R1 को मैं पूरे को डिवाइड कर दूंगा बाय 3। अब डिवाइड कहां से कहां तक होता है, डिवाइड से हमारा यहां से यहां तक होता है। इस पूरे को आप डिवाइड कर दीजिए 3 से। तो अब बस देखना जो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आ जाओ, क्या हो जाएगा, -4/3, 1, 8/3, 0, 0 और 1/3 और 10/3। अब देखो यहाँ पे यही था, -4/3, 3/3, 1, 8/3, 0, 0, 1/3 और 10/3। ये बन गया। सिर्फ ये देखो अभी जो हमारा x2 के आगे लिखा हुआ है, बाकी कुछ मत देखना अभी। क्लियर है। इसको मैंने नाम दे दिया, इस रो को, इसको मैंने बोल दिया ये हो गई हमारी अब R2। और सबसे जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो हमारा सिंप्लेक्स का अब आता है। अब जो हमारी ये नई रो बन गई है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे बेसिस वेरिएबल होते हैं वो हमेशा एक फॉर्म करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 ना होके 1 होते हैं, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स हमारे 0 हो, उसे बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो वो हम लोग को फॉर्म करनी है। कुछ करते रहो पीछे बैकग्राउंड में, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ ध्यान दो, वो हो जाएगा। उसको टाइम 1:30 तक का दे रखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको हेल्प से, जो हमारी R2 रो है, इसकी हेल्प से मुझे जो इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ये -1 और ये 4, इसको मुझे 0 करना है। तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारी R2 है, इस R2 में जो पहली वाली रो है, देखो आप -4, इसको 0 करने के लिए क्या करूँगा, मैं 4 से मल्टीप्लाई करके सिंबल जोड़ दूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारी R2 है, यानी कि उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 4 टाइम्स R2 प्लस R1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 बन जाएगा, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप इसको, जो मैंने ऑपरेशन यहाँ पे लिखा है 4R2 प्लस R1, जैसे आप करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे 0 बन जाएगा। ये जब इसको जोड़ोगे आप, बस इसमें ध्यान ये देना जब भी आप प्लस माइनस ये रो ऑपरेशन करोगे कि जो यहाँ वाले एलिमेंट्स है ये कभी भी आपके निगेटिव नहीं आने चाहिए, ठीक है भाई। बात समझ आ रही है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे बी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, जब भी आप रो ऑपरेशन करो, R2 माइनस R1 करो, R1 R2 करो, जो भी करना है आपको रो ऑपरेशन, कभी भी यहाँ पे निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव आ गया तो क्वेश्चन आपका वही गलत हो जाता है, ठीक है भाई। तो जैसे आप, मैंने आपको एक रो ऑप्शन बताया 4R2 प्लस R1, ये हम लोग कर लेंगे इस वाले के लिए, ठीक है। तो ये हमारी नई बन जाएगी रो, R3 बन जाएगी, तो बोलिए मैंने R3, ठीक। अब बात करते हैं R4 के लिए। R4 क्या है, R4 यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है हमारा +1। तो हम लोग सिंपली इसको ऐड कर दें, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 प्लस R4, इन दोनों को हमने सिंपली ऐड कर दिया। जैसे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा की एलिमेंट्स था उसके ऊपर हमारा 0 अपने आप बन जाएगा, और बाकी के जो ऑपरेशंस हैं वो हमें मैनुअली करने हैं सॉल्व। तो जो वैल्यूज आपकी आएंगी वो देख लो यहाँ पे आ जाएंगी ऑटोमेटिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है जो मैंने बताया अभी तक, कोई मारा है? जो लोग नए आए हैं वो देखने के बाद। तनुज, विनेश, यस सर। ये जो मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इसमें यही है कि अगर आपको ये समझ आ गया तो आप सिंपलेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आगे, ठीक है। अब जैसे आपने इतना ऑपरेशन कर लिया तो आपकी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी ये बन जाएगी। अब जो नई बनेगी वो आपकी ये वाली है, ठीक है भाई। अब बन के आपको फिर से वही सेम टास्क करना है, ये हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं हमें। हम लोग पहले निकालेंगे ZJ निकालेंगे। ZJ क्या है, जो हमारे कोफिशिएंट ऑफ बेसिस हैं उनका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 5/3 प्लस 0 × -22/3 -3 × -4/3।
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, बाकी सारे जीरो हैं, ऑटोमेटिकली सारे जीरो हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 इंटू 1, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 1 -3 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही हमें अगले के लिए भी करना है, -3 इंटू 8/3, तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, -3 इंटू 0, सिमिलरली देखो आप आगे सब में 0 0 आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट उसके बाद क्या है, जो आपका अगला स्टेप है CJ माइनस ZJ। जो CJ माइनस ZJ है वो क्या है, हमारा ऊपर जो आपका लिखा हुआ है CJ, ठीक है, इस CJ में से इस ZJ की वैल्यू पे माइनस करनी है, तो क्या करेंगे, 1 माइनस 4 -3, 3 माइनस -3 0 हो जाएगा, 3 माइनस -8 क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 11, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, और 0 माइनस 1 +1। तो अब फिर से चेक करो आप कि जो हमारा CJ माइनस ZJ था वो फिर से हमारी एक निगेटिव वैल्यू मिल गई हम लोगों को। कंडीशन क्या थी हमारी कि सारे CJ माइनस ZJ शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव और 0, बट चूंकि यहाँ पे हमें एक नेगेटिव मिल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमें अगले स्टेप पे बढ़ना पड़ेगा। बस हमारी क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक, सर हाँ सर रिपीट कर दो एक बार सर, ये वाला स्टेप। इसमें तो क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले ये हमारी जो टेबल बन गई है, पहला स्टेप हमारा होता है ZJ निकालने का। हम लोगों ने ZJ निकाला, ZJ कैसे निकालते हैं, इन एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके समेशन करना होता है, यानी कि 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस प्लस -3 इंटू दिस। तो आप देखोगे -3 वाला से तो कुछ वैल्यू आएगी, बाकी 0 है, तो 0 से कुछ मल्टीप्लाई करो क्या 0 हो जाएगा, वो हमें यूज करना नहीं है। हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3 इंटू -4/3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 8/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -8, बाकी हमारा 0 0 है, और यहाँ ऑलरेडी 0 है तो ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा। अब हमने क्या कहा, इसके बाद ZJ हमारा आ गया है, हमें अगला स्टेप होता है हमारा CJ माइनस ZJ निकालना। तो CJ माइनस ZJ कैसे निकालेंगे, जो हमारे ऊपर की जो एलिमेंट्स का कोफिशिएंट दिया हुआ है यहाँ पे, x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3, ऐसे ही -3 -3 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 0, उसके बाद 3 माइनस -8, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 + 3 11, और 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, और 0 माइनस 1 -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 0 माइनस -1 यानी कि +1 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है नए CJ माइनस ZJ की। आप क्लियर है भाई? यस सर। तो अब देखो, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा CJ माइनस ZJ क्या आया है, अब इसमें मुझे एक नेगेटिव वैल्यू मिल गई। मिलनी क्या चाहिए थी, सारे या तो 0 आते या सारे पॉजिटिव आते हैं, इसीलिए जो मेरा सोल्यूशन आ रहा है, अब इनकी अगर मैं वैल्यू रख के देखूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी फंक्शन में, -10, ठीक है। आप जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें रख के देखिए, x2 की वैल्यू -3 रख के देखिए, और S2 की 0, S1 की 0, तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी लिखी होती है यहाँ पे, वो आ रही है हमारी -10, यानी कि पहले हमारी वैल्यू क्या थी, पहले वैल्यू थी हमारी 0, 0 से हमारी कुछ इंप्रूव हुई, -10 पहुंच गए हम लोग, यानी कि जो सोल्यूशन हमारा अब आया है पहले से इंप्रूव होके आया है, पहले से हमारा सोल्यूशन कुछ बढ़ गया है। क्योंकि हमारा केस ही मिनिमाइज वाला था तो सोल्यूशन हमारा ये -10 आ गया, यानी कि 0 से कुछ हमारा सोल्यूशन इंप्रूव हो गया, कुछ हमारा बेटर हुआ है। बट चूंकि हमारा CJ माइनस ZJ -3 दिया हुआ है, दैट्स व्हाई सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। सोल्यूशन तो है ये बट ऑप्टिमल नहीं है, राइट। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फिर अगले स्टेप पे जाएंगे और दोबारा से जो हमारा ये की कॉलम है फिर से देखेंगे कि हमारा अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप फिर से हमारा वही सेम रिपीट करना है, हमें की कॉलम मिल चुका है, तो लोग समझ आ गया कि जो हमारा x1 वेरिएबल है वो हमारा अब बेसिस में एंटर होगा, ठीक है। ये हमारा जो x1 है वो बेसिस में आएगा। अब S1, S2 और x2 इनमें से कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा उसके लिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो वही सेम है कि जो हमारे बी वाले कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग डिवाइड करेंगे करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट्स, यानी कि 31/3 डिवाइड बाय 5/3, ठीक है। सिमिलरली
76/3 को डिवाइड करेंगे माइनस से नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस है तुरंत उसको छोड़ दीजिए। जहाँ भी आपको जीरो माइनस दिखाई पड़े आप आंख बंद करके छोड़ दो। तो चूंकि ये दोनों नेगेटिव हैं इनको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ एक ही आपको दिखेगा मिनिमम रेशियो, सिर्फ यही आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि जहाँ पे आपका ये मिनिमम रेशियो वाला रो आपको क्रॉस करेगी वो हो जाएगा आपका S1, यानी कि आपका S1 वेरिएबल जो है अब बेसिस छोड़ के जाएगा और X1 उसकी जगह अंदर आएगा। और जहाँ पे हमारे दोनों रो कॉलम कोइंसाइड करते हैं दैट इज अवर की एलिमेंट, यानी कि 5/3 इज द की एलिमेंट, उसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। यानी इसको हमें अब 1 बनाना है और इसको जो नीचे के एलिमेंट्स हैं इनको हमें 0 करना है, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्टेप में सिखाया था। ये सब क्लियर हो रहा है बेटा जो मैं बोल रहा हूं मैं? क्यों भाई? अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमें की एलिमेंट मिल गया, 5/3 इज द की एलिमेंट। अब S1 की जगह हमारा यहाँ पे X1 आ जाएगा। तो जो अगली हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देखिए अब S1 की जगह हमारा X1 आ गया है, तो जो कोफिशिएंट हमारा X1 का है वो क्या है? 1 है। तुरंत हम लोग यहाँ पे 1 लिखना है हाथ के हाथ। जैसे हमारे यहाँ पे X2 आया था तो तुरंत हमने इसका कोफिशिएंट लिख दिया था यहाँ पे 0 की जगह -3। वैसे ही सेम हम लोग लिखेंगे यहाँ पर X1 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 1। अब जो देखो हमारा 5/3 था इसको मुझे 1 करना है, तो 1 करने के लिए क्या करूंगा मैं? इस पूरी रो में 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए ये हमारा 1 बन गया, 1 बन गया। करस्पॉन्डिंगली जो इसके नीचे के एलिमेंट्स हैं हमारे नीचे वाले देखो आप -20/3 और -4/3 इनको मुझे 0 करना है इस वाली रो की हेल्प से। यानी कि इस वाली रो की हेल्प से मुझे नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करना है और मुझे ध्यान ये रखना है कि जो मेरा बी वाला कॉलम है उसमें कोई वैल्यू नेगेटिव ना आए। ठीक है, अब ये आपका होम असाइनमेंट है, पीपीटी में शेयर कर रखी है ऑलरेडी अपनी क्लासरूम पर, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली अपने आप करके देखना है और चेक करना है कि इस बार आपका जो CJ - ZJ है, ठीक है, वो देखना आप CJ - ZJ इस बार आपके सारे या तो 0 आएंगे या फिर पॉजिटिव आएंगे। जैसे ही आपके CJ - ZJ सारे पॉजिटिव आ जाएंगे आप तुरंत बोल देंगे that this solution has achieved the condition of optimality, hence this solution is optimal। अब ध्यान दो इसमें हमारा सिर्फ X1 और X2 ही आया है, X3 नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है? X3 की वैल्यू हमारी 0 है। जब लोग सोल्यूशन लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, वहाँ पे X1 की वैल्यू 31/5, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे लिखी हुई है, और X2 वैल्यू क्या है? 58/5, और X3 चूंकि हमारा बेसिस में नहीं आ पाया यानी उसकी वैल्यू हमारी हो गई 0। और इनको जब लोग फंक्शन में पुट करेंगे तो जो वैल्यू हमारी आ रही है वो आ रही है हमारी -43/5, यानी जो हमारी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो दिस इज द ऑप्टिमल आंसर, दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप का। इसको आप लोग दोबारा से ट्राई करिएगा और पूरा ट्राई करना बिना देखे अपने आप। ठीक है, जिन लोगों ने क्विज नहीं किया था वो लोग क्विज सबमिट कर दें, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे दोबारा पूछ लें, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाँ भाई क्लास, कोई डाउट है? सर एक बार वो बता दीजिए, जब की एलिमेंट चूज करते हैं तो उसके आगे वाला वो 1 कर देते हैं ना? हाँ हाँ, वो वाला पार्ट बता दीजिए एक बार। देखो, फर्स्ट टाइम सेकंड इलस्ट्रेशन में, जब सेकंड इलस्ट्रेशन करते हैं कभी भी जब x कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी करो, वो स्टेप सेम ही है हमारा। जैसे मान लिया हमारा सेकंड स्टेप था, यहाँ पे आ जाओ आप, इसको मैं रब कर दूं, एक मिनट बस बता रहा हूँ मैं। हाँ, जैसे हमारा देखो फर्स्ट स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमारे पास जो हमारा की एलिमेंट था वो हमारा 3 बना था। अब मेरे को 3 को 1 करना था, तो मैंने क्या करा, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे -4/3, 3/3 1, यहाँ पे 8/3, तो यहाँ पे -4/3, ये हो जाएगा हमारा 3/3 1, ये हो जाएगा हमारा 8/3, और ये हो जाएगा 0/03, कोई मतलब ही नहीं है, ये बन जाएगा हमारा 1/3, और ये बन जाएगा हमारा 10/3। वही तो किया यहाँ पे -4/3 1, 8/3, 0, 0, 1/3 और 10/3। ठीक, अब जो मेरा ये नया वाला रो बना है, ठीक है ना, इस नए वाले रो की हेल्प से जो हमारे इसके ऊपर के एलिमेंट्स है ये वाले, मुझे इनको 0 करना है।
ठीक है ठीक है सौम्य? सर। ठीक है, यस तो सर। अब इसको जीरो करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरी नई वाली रो है, ये वाली रो है, ठीक है, इसको इसे मैंने नाम भी दिया था, इस नई वाली रो की हेल्प से मुझे इन दोनों को जीरो करना है। अब देखो यहाँ तो -4 दिया हुआ है और यहाँ पे यस हमारा सर। 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके सिंपली इसको यस इसमें सर। ऐड कर दूं R2 तो ये जीरो हो जाएगा। जी ठीक है, लेकिन जी। जब भी मैं ये रो ऑपरेशन लगाऊंगा, मुझे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, बी में नेगेटिव वैल्यू ना आए। ये में कभी नेगेटिव नहीं आनी है, जी सर। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चाहे ये ठीक है सेकंड स्टेप हो, थर्ड स्टेप हो, सब में यही काम करना है हमें। जो हमारा ठीक है की सर। एलिमेंट है उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट्स को हमें जीरो करना होता है। रीजन मैंने आपको बताया कि जो हमारे बेसिस वेरिएबल हैं वो हमेशा बनाते हैं हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें ये बनानी है, पर्पस हमारा ये है। ठीक है ठीक है बेटा? सर। जी। और किसी को डाउट है पूछ लो बेटा। एनीवन एल्स? नो सर। नो सर। पूरा क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलिए, थैंक यू। तो फिर मैं क्लास यहीं फिनिश कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन दोबारा ट्राई करिएगा। हाँ, अभी एक बार रुक जाओ, बात सुन लो पहले पूरी। मैंने क्वेश्चंस जो है आपकी बुक डाल रखी है पूरी, हिरण गुप्ता क्लासरूम पे। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि अब तो इसे क्लास खत्म हो गई, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अपने आप, बिना सोल्यूशन देखे। ठीक है बेटा? सभी लोगों को। चलिए, थैंक यू। थैंक